4 अप्रैल 1943 समय था वर्ल्ड वॉर 2 का। अमेरिकन एयरफोर्स का विमान B-24D लिबरेटर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू फाइटर प्लेन था। बड़े ही प्यार से इस प्लेन का निकनेम लेडी बी गुड रखा गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर ये नाम एयरप्लेन्स की हिस्ट्री में सबसे चर्चित नाम होने वाला है। तो क्या थी कहानी लेडी बी गुड की और क्यों इस प्लेन को श्रापित प्लेन कहा जाता है, आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में। अप्रैल 1943 में कुल 25 B-24 विमानों को लीबिया के एक एयरफील्ड सुलूक में स्टेशन किया गया था। इन 25 विमानों का काम था कि वो लीबिया से 2 वेव्स में निकलेंगे, पहला 12 प्लेन्स का एक वेव और दूसरा 13 प्लेन्स का वेव। इन दोनों वेव्स को इटली के नेपल्स में जाकर अटैक करना था। लेडी बी गुड सेकेंड वेव का सबसे लास्ट प्लेन था। लेडी बी गुड का जो क्रू था वो भी अपनी प्लेन की तरह बिल्कुल ब्रांड न्यू था। इस क्रू में टोटल 9 लोग थे और 1 हफ्ते पहले ही उनकी लीबिया में पोस्टिंग हुई थी। इस क्रू को वॉर जोन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ इनका इनएक्सपीरियंस होना ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आगे चलकर यही बात लेडी बी गुड की किस्मत का फैसला करेगी। 4 अप्रैल को ये सारे प्लेन्स नेपल के लिए निकलते हैं। लेडी बी गुड जो कि टेक ऑफ करने वाला लास्ट प्लेन था, वो भी दोपहर 2:15 में लीबिया से निकलता है। लेकिन एक सैंडस्टॉर्म आ जाने के कारण अमेरिकन एयरफोर्स को अपना ये मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है और 4 B-24 को छोड़कर सारे प्लेन वापस लीबिया लौट जाते हैं। लेकिन लेडी बी गुड उन बचे हुए 4 प्लेन्स में से एक था। उन्हें पुअर विजिबिलिटी के कारण अपना प्राइमरी टारगेट तो नहीं दिखा, पर लौटते वक्त उन्होंने अपने सेकेंडरी टारगेट्स पर जरूर अटैक किया। लेडी बी गुड से पहले गए हुए सारे प्लेन्स वापस आ जाते हैं, लेकिन रात 12:12 में लेडी बी गुड के पायलट अपने बेस में ये मैसेज भेजते हैं कि उनका ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर काम नहीं कर रहा। लीबिया के एयरबेस से एयर फ्रेस छोड़ी जाती है ताकि वो उसे देखकर बेस की लोकेशन का पता लगा सके, लेकिन इसके बावजूद भी लेडी बी गुड वापस नहीं आता, तो उन्हें सर्च करने के लिए एक रेस्क्यू टीम को मेडिटेरेनियन सी में भेजा जाता है। काफ़ी दिनों तक सर्च करने के बाद भी उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद लेडी बी गुड के सारे 9 क्रू मेंबर्स को डेड मान लिया जाता है और इस तरह से लेडी बी गुड को भी वर्ल्ड वॉर के दौरान ही ऐसी अनगिनत मिसिंग प्लेन्स में से एक मानकर बुला दिया जाता है। लेकिन लेडी बी गुड की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस हादसे के 15 सालों बाद यानी 1958 में ब्रिटिश ऑयल एक्सप्लोरेशन की टीम को नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट्स में एक प्लेन के अवशेष मिलते हैं। वो इस बात की जानकारी अथॉरिटीज को देते हैं, लेकिन क्योंकि अथॉरिटीज के पास उस एरिया में किसी प्लेन क्रैश के रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो इस बात पर ध्यान नहीं देते। लेकिन 1 साल बाद फिर एक ऑयल एक्सप्लोरर उसी प्लेन साइट पर पहुंचते हैं। वे अथॉरिटीज से कांटेक्ट करते हैं और प्लेन के डिटेल्स के बारे में जानकारी देते हैं। इन डिटेल्स से उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका मिसिंग प्लेन लेडी बी गुड है। जब अथॉरिटीज उस साइट पर पहुंचती है तो देखती है कि प्लेन की हालत काफ़ी सही थी। प्लेन भले ही टूटा हुआ था, लेकिन उसका एक इंजन अब भी वर्किंग कंडीशन में था। रेडियो भी काम कर रहा था। मशीन गन्स, फूड और वाटर सप्लाई सब कुछ सही हालत में थे। लेकिन उस प्लेन में या उसके आसपास एक भी बॉडी नहीं थी। उन 9 क्रू मेंबर्स का कोई अता पता नहीं था। इन सबको देखकर यही समझ में आ रहा था कि प्लेन के क्रैश होने से पहले वे सारे लोग प्लेन को छोड़ चुके थे। 1960 में यूएस आर्मी फॉर्मल सर्च कंडक्ट कराती है और इस सर्च में उन्हें प्लेन क्रैश की साइट से 130 किलोमीटर दूर 5 बॉडीज मिलती है। उन्हीं बॉडीज में से एक में से उन्हें एक डायरी मिलती है जो कि लेडी बी गुड के को पायलट रॉबर्ट टोनर की थी, और इस डायरी में जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर ये समझ में आ जाता है कि आखिर लेडी बी गुड के साथ हुआ क्या था। दरअसल 4 अप्रैल की रात जब लेडी बी गुड लौट रहा था तो घना अंधेरा होने के कारण क्रू के लिए पता लगाना मुश्किल था कि वो उड़ कहाँ रहे हैं, और उनका ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर भी काम नहीं कर रहा था। जब उन्होंने रात 12:12 पे बेस कैंप में मैसेज किया तो वो ऑलरेडी अपने बेस कैंप को पार कर चुके थे और इसलिए उन्हें वो फ्लेयर्स दिखाई नहीं दिए। और डेजर्ट की टेरेन एकदम प्लेन होने के कारण उन्हें अब भी यही लग रहा था कि वो समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं। इसलिए जब प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला था तो उन्होंने प्लेन की लैंडिंग करने के बजाय उससे कूदने का फैसला किया और एक एक करके सारे क्रू मेंबर्स पैराशूट की हेल्प से कूद गए। फिर जब वे जमीन पर पहुंचते हैं तो उनमें से 8 मेंबर्स एक दूसरे को अपनी गन फायर करके ढूंढ लेते हैं, लेकिन 9th मेंबर जॉन का कुछ अता पता नहीं होता। वो जॉन को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते। इसके बाद वे अपने बेस कैंप की दिशा की ओर यानी नॉर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं।
उन्हें अब भी लग रहा था कि वो सी से ज़्यादा दूर नहीं गिरे हैं और कुछ दूर चलने के बाद वे अपने बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन 130 किलोमीटर चलने के बाद उनमें से 5 लोग बहुत थक जाते हैं और वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं और बाकी 3 लोग आगे जाकर मदद लाने का फैसला करते हैं। ये सब जानने के बाद यूएस आर्मी और एयरफोर्स बचे हुए 4 लोगों को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ समय बाद जहाँ उन्हें वो 5 बॉडीज़ मिली थी उससे 38 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में उन्हें सर्जन शैली की बॉडी मिलती है और उससे भी 48 किलोमीटर नॉर्थ में सर्जन रिप सिमगर की बॉडी मिलती है। इस पूरे ऑपरेशन में यही 2 बॉडीज़ मिलती है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से एक ब्रिटिश ऑयल एक्सप्लोरेशन क्रू को जॉन की बॉडी मिलती है और इसे देखकर समझ में आ जाता है कि वो बाकी 8 मेंबर्स को क्यों नहीं मिले। उनकी बॉडी में पैराशूट उलझा हुआ था, इसका मतलब उनका पैराशूट कभी खुला ही नहीं और ज़मीन पर गिरने से उनकी मौत हो गई। सो इस तरह से लेडी बिगुड के 8 मेंबर्स की बॉडी मिल जाती है, लेकिन 9th मेंबर वर्नॉन मुरे का आज तक कोई पता नहीं है। लेकिन लेडी बिगुड की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। यूजुअली ऐसा होता है, ये बहुत आम बात है कि जब कोई प्लेन क्रैश होता है या डीकमीशन होता है तो उसका वो पार्ट जो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होता है उसे दूसरे प्लेन में इस्तेमाल में ले लिया जाता है। सो यूएस आर्मी का C-47 विमान जिसमें लेडी बिगुड का रेडियो रिसीवर यूज़ हुआ था वो मेडिटेरेनियन सी में क्रैश कर जाता है। DHC-3 ऑटर, इसमें लेडी बिगुड का आर्म रेस्ट यूज़ हुआ था और ये गल्फ ऑफ सिड्रा में क्रैश कर जाता है और इसके कुछ ही पार्ट्स मिलते हैं जिनमें से एक लेडी बिगुड का आर्म रेस्ट था। यही कारण है कि लेडी बिगुड को श्रापित प्लेन कहा जाता है, जो जितनी बार उड़ान भरा उतनी बार क्रैश कर गया।